जय भीम। लॉर्ड बुद्धा टीवी के सभी दर्शकों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं प्राध्यापक विनोद बागड़े और आज हम सीधा प्रसारण देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी से। और करीब करीब लॉर्ड बुद्धा टीवी जो है वो 22 राज्यों में दिखती है। तो ये जो कारवा है सवेरे 6 बजे से लेकर अभी शाम के 7 बजे है, 13 घंटे से ये जो जन समुदाय है लगातार कंटिन्यू बाबा साहब के विचारों को नतमस्तक हो रहा है। तो हम जब बात करते बाबा साहब की धम्म क्रांति की, तथागत भगवान गौतम बुद्ध का ये जो धम्म है, ये सिलसिला जो चालू था वो अनागारिक धम्मपाल से लेके सम्राट अशोक तक और सम्राट अशोक से लेके आज तक बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सबसे बड़ी धम्म क्रांति भारत में की है। तो आज हम ये बात करने आए कि सीधा प्रसारण में ये जो जन समुदाय हमें दिख रहा है, इसका कारण यही है कि बाबा साहब ने समता के आधार पर, बंधुता के आधार पर और न्याय के आधारित विश्व का सबसे बड़ा धम्म जिसे हम बौद्ध धम्म कहते हैं, इस बौद्ध धम्म की नींव जो है वो रखी थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को। दोस्तों, हम जानते हैं कि बाबा साहब ने इस धम्म को क्यों स्वीकारा है। इसका कारण यही है, इसका कारण ये था कि जिस धम्म में समता हो, जिस धम्म में समता के आधार पर मूल मंत्र हो, और ये मूल मंत्र हमें जो मिलता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये जो त्रिरत्न है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने 5 सबसे पहले परिवारजक को धम्मा दीक्षा दी थी। 5 लोगों के साथ इस धम्म की जो क्रांति थी वो सारनाथ से शुरू हुई और सारनाथ के बाद 2500 साल के बाद ये जो धम्म है वो नागपुर के दीक्षा भूमि में लाखों लोगों के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये हमें समता के आधार पर चलने वाला धम्म दिया है। तो हम जानते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को पूरे विश्व से लोग इस दीक्षा भूमि पर नतमस्तक क्यों होने आते हैं। चलो इनसे रूबरू होते हैं कि आप कहाँ से आए हो, क्यों आते हो। तो चलो जानते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ सीधा प्रसारण। हमारे साथ है हमारे भाई जय भीम सर। जय भीम सर, कहाँ से आए हो सर आप? गोंदिया जिला देवरी तालुका। अच्छा, जितना भी जन समुदाय दिखता है वो क्यों आता है इधर? हाँ, जितना भी जन समुदाय है आज के दिन क्यों आता है सर जी? ये हम बाबा साहब को मानते हैं इसीलिए। बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को हम लोग मानते हैं। इसका कारण यही है कि हमारा जो मूल मंत्र है टू एजुकेटेड, टू एजिटेटेड और टू ऑर्गेनाइज, जो हमें पढ़ने का मूल मंत्र दिया है, संगठित करने का मूल मंत्र दिया है, संघर्ष करने का मूल मंत्र दिया है, यही से दीक्षा भूमि से ये क्रांति शुरू हुई। सारनाथ से लेके यूपी से क्रांति शुरू की थी तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने। और महाराष्ट्र में उस वक्त हम उनको कंबोज बोलते थे और ये कंबोज राज्य था। और कंबोज में उसी वक्त हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं। जय भीम। जय भीम। आप बहुत तरुण लोग हैं। इस दीक्षा भूमि पर नतमस्तक होने के लिए क्यों आते हो आप? क्यों आते हो आप लोग? क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये विचारों की भूमि है, ये समता के आधार पर की भूमि है। और ये जो भूमि है, ये भूमि जो है, जय भीम का नारा, जय भीम जय भीम जय भीम का नारा इसलिए लगाते हैं क्योंकि जय भीम एक ऊर्जा है, जय भीम एक प्रेरणा है, जय भीम एक जीने की कला है। और ये सारी बातें एक जय भीम के नारा पर टिकी हुई है। हमारे साथ है बहुत सारे लोग। जय भीम दीदी। जय भीम। कुठून आलात आपण? मी MP वरून आली आहे, अच्छा, ये संसारवरून. संसारवरून। हो. अच्छा, किस प्रकार से लोग यहाँ पे जन समुदाय जब संगठित होता है तो आपके मन में क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग दीक्षा भूमि पे आते हैं और अभी भी इतना सारा मानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, तो बहुत अच्छा लगता है। जय भीम। दोस्तों, रात के करीब करीब शाम के 7:30 बज गए हैं और सवेरे यानी कल से चालू यानी 48 आवर्स होने के बावजूद भी ये जो बाबा साहब का जन समुदाय है वो जन समुदाय इतना है
यहाँ से प्रेरणा लेके जाते, किताबों लेके जाते, भारतीय संविधान लेके जाते, बुद्ध एंड इस धम्म लेके जाते, कार्ल मार्क्स लेके जाते। इसका कारण यही है कि जब तक हम पढ़ते रहेंगे तब तक हमारा जो संविधान है वो संविधान के हर दिल में नहीं दिमाग में बैठेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सबसे बड़ा जो राज्य चलाने का किताब दिया है ये है संविधान। हमारे साथ हमारे यंग साथी है, चलो इनसे जानते हैं। कहाँ से सर आप? यवतमाल से सर। यवतमाल से। क्यों आते हैं हम लोग यहाँ पे? सर आज का दिन कौन सा है? अच्छा, बोलना पड़ता है क्या? हाँ फिर भी सर वस्तु कर रही थी आपने, ये रहती। अच्छा, ऊर्जा रहती। ऊर्जा रही। हाँ, ऊर्जा है। और ऊर्जा भूमि का कारण ये है कि सारा जो समाज है संगठित इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लोग प्रेरणा लेके जाते हैं। दोस्तों, हम जैसी बात करते हैं संघ वंदना की, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, अद्वितीय चत्तारी पुरुष युगानी अट्ठ पुरुष फुगला येच भगवतो सावक संघो। ये जो संघ है इसका कारण यही है कि हम सबसे पहले बुद्ध को शरण जाते, उसके बाद धम्म को शरण जाते, और तीसरा जो है संघों को शरण जाते, चाहे फिर वो परिवर्जा हो या फिर भिक्खु संघ हो। लेकिन बाबा साहब ने जो हमें संघ दिया है जहाँ पे लोग विचारों पे संगठित होते, ऐसे लोग हमें मिलते। जय भीम सर। जय भीम सर। कहाँ से हैं आप? मैं यवतमाल से आया। यूपी से? यवतमाल। यवतमाल से आए। आपने पंचशील का जो कैप है वो परिधान किया है, क्या लगता है जब भी हम हमको बोले पंचशील तो हम जय भीम वाले हैं, इसके वजह से पंचशील सर में नहीं लेना चाहिए, रोके में इसमें लेना चाहिए। सर पे लिया। अच्छा, यवतमाल से कितने लोग आए हैं? करीब 40 लोग आए। 40 लोग आए। गाड़ी लेके आए। गाड़ी लेके हाँ। आए। बारिश हो, तूफान हो, फिर भी हम लोग आते हैं क्योंकि बाबा साहब को नतमस्तक हो। एक ऊर्जापूर्ण जय भीम लगा। जय भीम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो यही है कि जो प्रेरणा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जैसे हम बात करते दोस्तों, गोलमेज परिषद की पहली गोलमेज परिषद हुई, दूसरी गोलमेज परिषद हुई, और उसके बाद जो 24 सितंबर को पुणे करार हुआ था, और आज वो पुणे करार उनको सिर्फ 10 दिन हो गए हैं जैसे हम उनको मानते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे पुणे करार की, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो पुणे करार हुआ था 24 सितंबर 1932 को, तो हम जानते हैं कि उसके बाद जो धीरे धीरे पॉलिटिक्स है वो बढ़ते गया, और आज जो हमें कुछ जगह मिली है, इनका जो कारण था, जो हमें विषमतावाद जो उस वक्त फैलाई गई थी, समतावाद प्रस्तापित करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। और आज यही लोग इस समतावाद से हमारे साथ, हमारे एक साथी है, चलो उनसे रूबरू होते हैं, उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो आप? मैं नागपुर से हूँ। अच्छा, जब भी हम नागपुर की बात करते हैं खुद को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि हमारा जन्म हो जो है नागपुर पे भूमि पे। तो ये जो सारा कारवा है, इस संगठित कारवे को अगर हम, कोई हमारा एमएलए नहीं है, एमएलसी नहीं है, एमपी नहीं है, तो इसको अगर इसमें बदलाव लाना है संघ के प्रति, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था जाओ अपने दीवार पे लिखो, हमें शासन करती जमात बननी है, प्रशासन करती, कलेक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन आज भी हमारे कुछ एमएलए एमएलसी संगठित नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सत्ता। हाँ, सत्ता क्यों नहीं आ रही हमारे पास? सत्ता इसलिए नहीं, लोग अपन एकत्रित नहीं है। हाँ। सब अपना यानी चुनाव होने के बाद में जब तक वो लड़ते हैं चुनाव, उसके बाद में जब वो एमएलए बन जाते हैं, हाँ। नगर सेवक बन जाते हैं, तो वो सिर्फ अपना ध्यान देते हैं, बाकी फिर लोगों का जो होना है वो होते बेटा। वो अगर अपन सत्ते में है तो कम से कम अपने सत्ते में आने के बाद में अपने लोगों का तब ध्यान देना चाहिए और लोगों को एकत्रित करने की क्षमता रखना चाहिए। बहुत ही अच्छी हमारे जो साथी अनुयायी है, बाबा साहब के अनुयायी है, बहुत ही सटीक बात की है। सटीक बात यही है कि हमें संगठित तो हो रहे, लेकिन संघर्ष इस बात का है कि हम ये संघर्ष जारी रखेंगे, समता के प्रति जारी रखेंगे, विषमता को समता में प्रवर्तित करने के लिए। यही हमारा सबसे बड़ा मूल मंत्र है, टू एजुकेटेड, टू एजिटेटेड और टू ऑर्गेनाइज। जैसे हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, और सम्राट अशोक ने पूरे भारत में 84,000 जो बुद्ध विहार की नींव रखी थी, इसका कारण यही था कि बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार हुए। और हम फिर देखते हैं कि बृहदत्त का वध किया था, और इसके बाद जो बौद्ध धम्म का जो रास हुआ था, धीरे धीरे
भिक्खू संघ की कत्ल की थी, उसके बाद 2500 साल के बाद जो आज हम केळुस्कर गुरुजी की बात करते हैं और केळुस्कर गुरुजी ने सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक बुद्ध चरित्र करके किताब जो उनको भेंट दी थी, और उसके साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 10वीं में बुद्ध धम्म का धीरे धीरे पढ़ाई जो शुरू की। हमारे साथ बहुत सारा जो बाबा साहब का सैलाब है, तो चलो हमारे साथ एक यंग व्यक्ति है, चलो इनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम जय भीम। आज हम देखते हैं कि बिहारों के में जो तरुण जो वर्ग है उनकी संख्या जो है धीरे धीरे कम हो रही, क्या कारण हो सकता है दोस्त इसका? ज़्यादातर लोगों को अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और उनको उनकी मतलब उन्होंने बाकी सब चीज़ें पढ़ी ही नहीं है उनके बारे में, तो उनको कैसे ही पता रहेगा कि मतलब। अभी हम संडे की अगर बात करते हैं और रविवार को सारे जो विद्यार्थी हैं, चाहे फिर यंग जनरेशन है, ये यंग जनरेशन बिहारों में हमें दिखाई नहीं देता है। आपको क्या लगता है कि ये वो बिहार में क्यों नहीं आते हैं? बोलो जय भीम। उसके लिए अभी मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन अभी वो कैसा है कि आजकल थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के तरह प्रति थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए लोगों का थोड़ा ध्यान हट गया है। अपने जो संघ के हिसाब से, धम्म के हिसाब से जो रहना चाहिए वो नहीं रह पाते। अच्छा, तो इसका जय भीम, इसका कारण यही है कि जब हम यंग जनरेशन की बात करते हैं कि यंग जनरेशन की जो संख्या है दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है बिहार में। इसका कारण है उन्होंने जो बताया, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, और हमारी जो औसत अगर हम देखते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, वो पॉपुलेशन माँ और बाप को एक ही बेटा होता है। इसके कारण जो यंग जनरेशन है वो बिहारों में नहीं दिखता। लेकिन आज अगर हम बात करते कि 80 साल के, चाहे फिर वो बुजुर्ग हो, चाहे फिर 50 साल के लोग हो, चाहे फिर 18 साल के हो, चाहे 20 साल के हो, सारे लोग हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो काम किया है वो सबके लिए किया है। हम देखते हैं कि आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिया है बाबा साहब ने, चाहे फिर वो भाषण स्वातंत्र हो, चाहे फिर वो व्यक्तिगत जीवन जीने की स्वातंत्र हो, वो आर्टिकल 21C की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 21 की जो शिक्षा का अधिकार हो, ये अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। और यही बाबा साहब की जो सबसे बड़ा समता के आधार पर जो हमें बुद्ध धम्म दिया है, इसका कारण यही है। और अगर हम बुद्ध के प्रति, बाबा साहब ने विश्व में इतने धर्मों का अभ्यास किया है, क्यों हमें दिया था बुद्ध धम्म? क्या है बुद्ध धम्म? क्यों दिया था बुद्ध धम्म? तो चलते हम बात करते हैं कि बुद्ध धम्म जो है भारत का मूल धम्म है। जैसे हम गणतंत्र की बात करते हैं तो गणतंत्र यानी लोकशाही के पहले जो साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, संस्थापक भी बोलते हैं, वो है तथागत भगवान गौतम बुद्ध। आज हम विश्व में जो डेमोक्रेसी दिखते हैं, सारा जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो जाता है तथागत भगवान गौतम बुद्ध को। और बाबा साहब को भी डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए था, और ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हमें जो मिला है वो मिला है तथागत भगवान गौतम बुद्ध के धर्म से। तो हमारे साथ हमारे एक साथी जुड़े। जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो आप? चंद्रपुर। चंद्रपुर है, चंद्रपुर से हमारे साथी हैं। और ये जो है जय भीम। जय भीम। कुठून आलात आपण? चंद्रपुर। अच्छा, ये हमें सब यंग जनरेशन दिखाई देता है। आप भी चंद्रपुर से आते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में दीक्षा दी थी, उसके बाद चंद्रपुर में दे देते। आप भी बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि चंद्रपुर से सबसे पहले तो हम दीक्षा भूमि को वंदन करते हैं, उसके बाद चंद्रपुर में जाते हैं। तो आज हमें बताइए कि आज तो हम लोग संगठित यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन जब बात आती है मतदान की तो हम लोग संगठित क्यों नहीं दिखते सर? क्योंकि यहाँ अलग अलग आप अपनी उन्होंने पार्टी बनाई है, कुछ उसके पार्टी के साथ, कुछ इस पार्टी के साथ, सर डिवाइडेड होता है। इसमें धार्मिक इसमें इकट्ठा आते हैं, मगर जब मतदान का टाइम आता अलग अलग पार्टी रहते हैं, अलग अलग पक्ष में यानी पार्टी में सब बिखरे हुए लोग। हाँ, इसके लिए सब लोगों ने एक साथ आना चाहिए, तभी अपने को सत्ता मिल सकती है। बहुत ही बढ़िया। जब हम सत्ता की बात करते हैं, हमारे साथ चंद्रपुर के जो साथी है, सत्ता की बात, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन अगर हम सत्ता की बात करते तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण अगर हम बात करते हैं सत्ता, पॉलिटिक्स,
यानी राज्य सत्ता क्या है, जब हम देखते हैं कि जब सम्राट अशोक पूरे जम्बूद्वीप पर सम्राट अशोक का राज था, तो सम्राट अशोक ने सबसे पहले धम्म दीक्षा ली थी, बौद्ध धम्म की, और पूरे विश्व में इस धम्म का पूरा स्प्रेड किया था सम्राट अशोक ने। जब हम महिंद्रा की बात करते हैं, संघमित्रा की बात करते हैं, और महिंद्रा और संघमित्रा ने सबसे पहले श्रीलंका में दिया था। और जब महाराष्ट्र की बात करते थे, महाराष्ट्र यानी कम्बोज की बात करते, तो महादेव नाम के जो भिक्खु थे, महादेव नाम के भिक्खु ने महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार किया था। और सम्राट अशोक ने उस वक्त सारे भिक्खु को पूरे राज्य में फैलाने का काम किया था। और उसके बाद जब डॉक्टर बाबा साहब 1995 की अगर हम बात करते हैं, 1955 की बात करते हैं, तो 1955 में महाबोधि सोसाइटी के हाथ में बाबा साहब को एक मैगजीन लगी थी महाबोधि नाम की, और महाबोधि नाम के सोसाइटी के थ्रू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जो गुरु थे, गुरु चंद्रमणि के हाथों से ये बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। और आज हम देखते हैं कि भारत में पूरा ये धम्म, भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस धम्म का जो स्प्रेड हुआ है, इसका कारण है वो है समता के आधार पर ये धम्म है। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे जो जन समुदाय है, बाबा साहब के विचारधारों का जो जन समुदाय है हमारे साथ है। चलो हम सबसे पहले तो यंग जनरेशन से बात करेंगे। हमारे साथ है हमारे साथी जो थोड़ा सा डर रहे कि क्या बात करूँ क्या नहीं है, तो चलो जय भीम। जय भीम में हमारी एक ऊर्जा है, और यही ऊर्जा का कारण है जय भीम नमो बुद्धाय। जब भी हम बात करते हैं, और ये नारा दिया था हमें नगराड़े साहब ने। फिर से लॉर्ड बुद्धा टीवी के सभी दर्शकों का फिर मैं एक बार स्वागत करता हूँ। मैं हूँ प्राध्यापक विनोद बागड़े, और हमारे साथ है शरद नेरकरजीत, वीडियो जर्नलिस्ट। तो हम बात कर रहे थे 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आज जो ये सैलाब नहीं बोल सकते, जन समुदाय बोल सकते हम, क्योंकि बाबा साहब के विचारों का ये जो जन समुदाय है, बुद्ध के विचारों का ये जन समुदाय है, अनागारिक धम्मपाल के विचारों का जन समुदाय है, सारे भिक्खु संघ के विचारों का जन समुदाय है। और ये सारे विचार अगर हमें मिल सकते हैं, वो विचार हमें मिलते हैं बुद्धा और उनके धम्म ग्रंथ से। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 दिसंबर 1956 को बुद्ध और उनके धम्म की प्रस्तावना लिखी थी, और 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। और उसके बाद अगर आज हम देखते हैं कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद जो बुद्ध धम्म का पूरे भारत में जो स्प्रेड हुआ है, फैला हुआ है, इसका कारण है बुद्ध धम्म का जो मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र अगर हम उनकी बात करते हैं, चाहे फिर वो संघ की बात करते हैं, बुद्ध वंदना की बात करते हैं, धम्म वंदना की बात करते हैं, संघ वंदना की बात करते हैं, तो ये सारे जो बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, तो अच्छा सुंदर जीवन जीने की कला जो है, वास्तविक रूप से कला, हम उन्हें बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ से मिलते हैं। इसी साथ साथ तमिलनाडु से कुछ लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय। Jai Bhim. I am from Tamil Nadu. I am Mohan, advocate from Tamil Nadu. तमिलनाडु Yes, सर, advocate. अच्छा ओके। So here is it's a very beautiful structure, and wherever in Maharashtra, I like this country. The people are very clever, but only to abolish this government. Whether you have been clever in this country, you abolish this government must be. So because everybody is the false vote may be filed in this country. This is unnecessary thing, no? In Tamil Nadu, in our CM, in the Chief Minister, Mr. Dr. Stalin, and along with the Tol Tiruma, Stalin. yeah, Yes. Tol Tiruma Valavan, all both the leaders very strong in Tamil Nadu. The BJP RS cannot be entered in Tamil Nadu. सो गुड, बहुत बढ़िया। Yes, we are fully Ambedkarists. सो गुड। Yes, we are bolo, Jai Bhim bolo. Chalo, Nagpur chalo.
क्या बात है, चलो चलो नागपुर चलो, जय भीम बोलो बोलो जय भीम बोलो। चलो। जो तमिलनाडु से है, इनको ना अच्छे से हिंदी आती है, मराठी आती है, लेकिन ये एक बात, एक सेंटेंस बहुत अच्छा आता है, चलो चलो नागपुर चलो, दीक्षा भूमि पर चलो, जहाँ जो क्रांति हुई थी वही दीक्षा भूमि पर हमारे साथ जो है वो एडवोकेट है। जब हम मुख्यमंत्री स्टालिन की बात करते हैं तो हम स्टालिन जो मुख्यमंत्री है वो विज्ञानवादी मुख्यमंत्री है, वो जो मुख्यमंत्री है समानता के आधारित चलने वाले मुख्यमंत्री है, जिन्हें हम इक्वेलिटी जो बोलते हैं, आर्टिकल 14 जो है वो 14 के ऊपर जो है हम अगर बात करते हैं 13 से लेकर 35 तक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स की क्या किस प्रकार से न्यू है, फंडामेंटल राइट्स का स्प्रेड किस प्रकार से करना है, ये सारी बातें तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री उनके जो हम तो ये नहीं बोलते कि फॉलोअर्स है, लेकिन जो बाबा साहब के विचारों का काम करेगा, जो भारतीय संविधान पे चलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलेगा, वो इस देश में राज करेगा। तो ये थे हमारे तमिलनाडु के साथी। तो We are from Tamil Nadu, no? Nearly 1 lakh people to join together, coincided to arrive here. 1 लाख पीपल तमिलनाडु से आए हुए हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है की बारिश चाहे कितनी भी हो, एक मराठीत कवी आहे, त्यांची ती कविता आहे, आम्ही तुफानातले दिवे, आम्ही तुफानातले दिवे, आम्हाला ऊन वारा पाऊस काही नाही शिवे, आम्ही तुफानातले दिवे। हे सर्व जे लोक आहे हे तुफानातले दिवे आहे, ऊन असो, पाऊस असो, वारा असो, पण बाबासाहेबाच्या विचाराला नतमस्तक होणार आहेत। जय भीम। फिर से मैं जितने भी लॉर्ड बुद्धा टीवी के दर्शक हैं, पूरे देश में लॉर्ड बुद्धा टीवी 22 राज्यों में दिखता है। तो आज जो है 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है। खास करके हम जब बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें जो धम्म दीक्षा दी थी, उसके बाद जो तथागत भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, और ये विचारधारा है विज्ञान पे आधारित, और आज हम ऐसे कॉलेज के साथ जुड़ रहे जिनका नाम भी है, बुद्धिस्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे नागार्जुन। और आज हम बात करते हैं अभियांत्रिकी कॉलेज की, जिनका नाम है नागार्जुन अभियांत्रिकी कॉलेज। तो हमारे साथ है वालदे मैडम। मैडम जय भीम। जय भीम सर। करीब करीब आपने दीक्षा भूमि पे स्टॉल लगाया है, तो इसका सबसे पहले मकसद क्या है? क्यों हम हर साल नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर हम ये स्टॉल लगाते हैं? हम हर साल कॉलेज का स्टॉल लगाते हैं। उसके पीछे हमारा मोटो ये है कि देश भर के और अन्य देशों के भी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं दीक्षा भूमि के उपलक्ष्य पे, यानी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य पर। तो हमारे स्टॉल के माध्यम से हम हमारे कॉलेज के बदल हर चीज़ें बताते हैं उनको, कि हमारे कॉलेजेस में क्या एक्टिविटीज़ होती है, हमारे कॉलेज का मोटो क्या है। अंडर द बैनर ऑफ मैत्री एजुकेशन सोसाइटी हम ये रन आउट करते हैं, और कितने कोर्सेज इंजीनियरिंग के हम चलाते हैं, इंजीनियरिंग के साथ साथ और क्या हम उनको आगे चीज़ें बताते हैं, ये सब चीज़ें ये स्टॉल के माध्यम से हम हमारा स्टाफ टीचिंग नॉन टीचिंग ये जानकारी देते हैं। हम जब भी बात करते हैं हर क्षेत्र में तो अलग अलग प्रकार की इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो महाराष्ट्र में यूनिक क्यों है? इसका कारण क्या है? हमारा एकमेव कॉलेज है जो नागार्जुन यानी धम्म के आचरण पर चालू है। हम धम्म के आचरण के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। जितनी सहूलतें बाकी कॉलेजेस में हैं उससे और कई ज़्यादा सहूलतें हम हमारे कॉलेजेस में देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जाने आने के लिए बस सेवा फ्री में देते हैं ऑल ओवर द नागपुर। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ ये है कि हम रहने की सुविधा भी मुफ्त देते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हमारे खुद के कॉलेज के हॉस्टल्स हैं, कॉलेज कैंपस में हॉस्टल है, वाड़ी जैसे एरिया में हॉस्टल्स है, गर्ल्स हॉस्टल्स है, बॉयज़ हॉस्टल्स है। और ये हॉस्टल के माध्यम से हम उनका रहने का जो सुविधा है वो मुफ्त में देते हैं। साथ साथ हम उनका आने जाने की जो सुविधा है, बस फैसिलिटी ऑल ओवर द नागपुर फ्री देते हैं, जो कि कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं देता है। साथ साथ स्टाफ को भी एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं हम। जैसे अगर वो कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे तो उसके लिए हम उनको कॉलेज से फ़ंड देते हैं, अदर फैसिलिटीज़ देते हैं, स्टाफ को देते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं। इसके लिए हमारा कॉलेज जो है वो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज से अलग है। और लास्ट और एक आपको सटीक सवाल करता हूँ, आपके जितने भी ट्रेड है मैडम, तो हमारे जो आज
बुद्धिस्ट बांधव जो है छोटे छोटे कस्बे से गांव से इस दीक्षा भूमि पे जो ये प्रोग्राम चल रहा है, तो आज हमें बताइए कि आपके ट्रेड कौन से हैं और जो बच्चे जिनको आज पता नहीं है कि इस ट्रेड में जाना है, इस ट्रेड में क्या भविष्य में क्या फ़ायदे हैं, वो ज़रा हमें बताइए। हमारे कॉलेज में कुल 5 इंजीनियरिंग के ट्रेड है, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। साथ साथ हमने पोस्ट ग्रेजुएशन का भी चालू किया है, जिसको हमने MBA बोलते हैं, जिसमें 3 ट्रेड्स हैं, जैसे HR, फिनांस और मार्केटिंग। हमारे कॉलेजेस में बहुत सारे गरीब बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि बहुत गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं पैसों के अभाव से। तो हमारे कॉलेज में चीज़ ऐसा है कि हम लोग ज़्यादा पैसे तो उनसे लेते ही नहीं हैं। अभी जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गर्ल्स का फ्री एजुकेशन कर दिया है, तो कोई भी लड़की हो, चाहे वो ओपन की हो, OBC की हो या कैटेगरी की हो, तो हम उनको फ्री एजुकेशन देते हैं। वी डोंट चार्ज डेवलपमेंट चार्जेस ऑल्सो। बाकी कॉलेजेस में डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे 10,000, 15,000, 25,000 लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर गरीब बच्चा जो इस पवित्र भूमि पे आता है तो उन्होंने एजुकेशन लेना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि उन्होंने नागार्जुन जैसे कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहिए। यही मेरी आशा है। यही है, जब भी हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग किताबें बेच रहे, कई सारे लोग मूर्तियाँ बेच रहे, कई सारे, लेकिन ये ऐसा पहला स्टॉल मुझे देखा है कि जहाँ पे विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता है, और हमारे इस जो पिछड़े वर्ग से लोग आते, बहुजन के विद्यार्थी आते, ये विद्यार्थी सबसे ज़्यादा इस कॉलेज में आके इस देश की सेवा करे। इतना ही। जय भीम साथियों, आज है हम दीक्षा भूमि पर, और दीक्षा भूमि पर आज हम देखते हैं कि ये जो बाबा साहब के विचारों का जो जन समुदाय है, आज इस समुदाय क्यों आता है, तो यहाँ पे सिर्फ बाबा साहब के विचार, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, विहारों के उपक्रम हो, और आज हम बुद्ध विहार समन्वय समिति के साथ है, और आज बुद्ध विहार समिति जो है पूरे भारत में जितने भी बुद्ध विहार है उनको, जैसे हम कनेक्ट द इंडिया बोलते हैं, वैसे इनका एक बहुत अच्छा उपक्रम कनेक्ट द बुद्ध विहार, यानी पूरे जो इंडिया के बुद्ध विहार उसको कनेक्ट करना है, और किस प्रकार पाली भाषा का प्रचार और प्रसार करना है, धम्मस्थल किस प्रकार से होनी चाहिए। तो हमारे साथ है हमारे साथी जय भीम सर। जय भीम। ये जो स्टॉल आप लगाते हैं, तो इस स्टॉल का जो उद्देश्य है वो क्या है सर? ऐसा है, मैं प्राध्यापक आनंद वासनिक जी, बुद्ध विहार समन्वय समिति की ओर से ये जो स्टॉल लगाते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि ये जो भारत की भाषा है बुद्ध पाली, ये पूरे इंडिया में उसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। जो कि पहले के काल में ये भाषा लुप्त हो गई है, और ये भाषा और दूसरी बार इसका प्रचार होके यहाँ के बुद्धिस्ट लोगों ने ये भाषा में अपना संगोष्ठी करना चाहिए, संगोष्ठी करना चाहिए पाली भाषा में। जिस प्रकार आप पाली भाषा की जो प्रतियोगिता एग्ज़ाम में विहारों में लेते हैं, आपका उपक्रम बहुत ही अच्छा है, सराहना है उपक्रम। तो आप मुझे बताइए किस किस प्रकार के पाली भाषा के साथ किस किस प्रकार के आप उपक्रम चलाते हो सर? ये पाली भाषा में सबसे पहला है तो वंदना पहली परीक्षा है वंदना। उसका अर्थ है, जैसा कि भारत के सभी विहारों में महिला मंडल वंदना बोलते हैं जी, पूरी वंदना वो पाली में है जी, मगर उनको उनका अर्थ पता नहीं है जी। तो इस दृष्टि से ये जो पहली किताब है, इसमें वंदना का अर्थ है। इससे पाली में अपन क्या बोल रहे हैं, कौन सी वंदना बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, ये समझ में आता है जी। ये परीक्षा पास होने के बाद में उसमें थोड़ा दूसरी परीक्षा में थोड़ा ग्रामर आता है, और ग्रामेटिकल और थ्योरी कुछ ट्रांसलेशन ऐसे आता है। ऐसा करते करते 3, 4, 5, 6, 7 अभी तक 7 परीक्षा, इस साल में 7वीं परीक्षा होंगी। तो इस दृष्टि से थोड़ा जो कोर्स है, सिलेबस है, वो हार्ड होते जाता है। बिल्कुल। हाँ, टोटल ये 8 परीक्षा होती है। यानी जब अध्यापन के हम सूत्र बोलते हैं, यस, यानी जो इजी लँग्वेज है, इजी से लेके हम हार्ड तक जाएंगे, म्हणजे मराठीत आपण जो म्हणतोय की सोप्याकडून कठीणाकडे जकडे जात, बहुत ही बढ़िया। तो टोटल 8 परीक्षा होती है। अभी 7वीं परीक्षा है। 7वीं परीक्षा में ट्रांसलेशन, पाली मराठी में पाली का ट्रांसलेशन, पाली का मराठी में ट्रांसलेशन, ऐसे कोर्सेस है।
इस प्रकार से जो भी उपासक या उपासिका 8 परीक्षा पास कर लेता है वो भारत के हर विहार में जाके पाली में संगोष्ठी कर सकता है। बहुत ही बढ़िया। ये था बुद्ध विहार समन्वय समिति का मुख्य उद्देश्य कि पाली भाषा जन जन तक पहुंचना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि इस धर्म की ये भाषा है, इस धर्म की ये भाषा है, लेकिन सबसे पहले जो बुद्ध धम्म ने इस बुद्ध धम्म के जो संस्थापक थे तथागत भगवान गौतम बुद्ध, और भगवान गौतम बुद्ध ने जब 5 लोगों को दीक्षा दी थी और 5 लोगों का ये कारवां अब जो तक जा पहुँचा है, मिलियन तक जा पहुँचा है, इसका कारण है कि ये जो धम्म है वो स्वतंत्रता के ऊपर आधारित है। ये जो धम्म है विचारों की तरफ आधारित है। तो ये थे हमारे साथ हमारे साथी प्राध्यापक वासनिक सर, प्राध्यापक विनोद बागड़े के साथ वीडियो जर्नलिस्ट शरद नेरकर जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। ऐसे हम फिर स्टॉल से कई स्टॉल से मिलेंगे कि जहाँ से ये स्टॉल का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से ये स्टॉल विचारों का स्प्रेड करते हैं दीक्षा भूमि पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। मी अनिकेत शेंडे, मेंटर ऑफ GS ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्कूल ऑफ मिशन ऑफिसर। स्कूल ऑफ मिशन ऑफिसरचा उद्दिष्ट असा आहे की घराघरात एक ऑफिसर निर्माण व्हावा, त्यासाठी आम्ही स्टॉल क्रमांक 172, 171 मध्ये आम्ही मोफतमध्ये मार्गदर्शन करतो की तुम्ही अलग अलग स्पर्धा परीक्षेचा कशा प्रकारे तुम्ही एक्झामची तयारी करू शकता व मिनिमम खर्चावर या मिनिमम म्हणजे मॅक्झिमम गायडन्सवर तुम्ही ती एक्झाम क्रॅक करू शकता। जसं रेग्युलेटिंग बॉडीचं असलं RBI, सेबी, नाबार्ड, IFSCA, IRDA, NPS या अशा मोठ्या रेग्युलेटिंग बॉडीच्या प्लस आम्ही UPSC, MPSC या सगळ्या एक्झामचं आम्ही मार्गदर्शन करतो। जय भीम, नमो बुद्ध। जय भीम। दीक्षाभूमी येथील स्टॉल नंबर 5 वरून मी बोलतो आहे। मी मिलिंद पखाले, मुख्य संयोजक रिपब्लिकन फेडरेशन। मागच्या 2024च्या विधानसभेच्या इलेक्शनमध्ये जर बघितलं, जे नोव्हेंबर 2024मध्ये झाले होते, तर असं दिसेल की रिपब्लिकन राजकारणाचं जे कोणी नेते होते ते सगळे स्वतःच संपलेले आहेत। हे मी स्टेटमेंट याच्यासाठी करतो की जर तुम्ही त्यावेळेस जर राजकीय परिस्थिती समोर आणली तर असं दिसेल की नगण्य मतं जे बाबासाहेबांच्या नावाने, रिपब्लिकनच्या नावाने राजकारण करणारे जे पक्ष आहेत, वेगवेगळे पक्ष आहेत, त्याच्यातलं कोणाचं नाव घ्यायची आवश्यकता नाही, पण जर तुम्ही बघितलं तर त्यांना नगण्य मतं मिळालेली आहेत। अगदी उत्तर नागपूरमध्ये जर बघितलं तर फक्त त्या उमेदवाराला 66 मतं मिळाली होती। त्याच्या पुढे जर तुम्ही जाऊन बघितलं तर जास्तीत जास्त 10,000च्या आत मतं मिळालेली आहेत। ही सर्व जी परिस्थिती आहे, ही परिस्थिती बघता आता रिपब्लिकन पक्षाची पुनरुभारणी करणं आवश्यक आहे। म्हणून रिपब्लिकन फेडरेशनच्या अंतर्गत आम्ही मागचं 1 वर्षभर काम करतो आहे। आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी मिटिंगा घेतल्या, वेगवेगळ्या लोकांना भेटलो आणि त्या सगळ्या लोकांना जमा केलं आणि जमा केल्याच्या नंतर आमच्या असं लक्षात आलं की आज जवळपास 9-10 महिन्याच्या नंतर आम्हाला अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे। तो चांगला प्रतिसाद मिळण्याची महत्त्वाची कारणं म्हणजे आम्ही नीतिमत्ता असलेले लोक एकत्र केले। आमच्या सोबत जी मंडळी आहे त्या कार्यकर्त्यात 50% जास्त महिला असतात। आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमात अर्ध्यापेक्षा जास्त महिला उपस्थित असतात। आणि तिसरी गोष्ट, आम्ही जे काही अजेंडा घेऊन चाललो तो फक्त भावनिक अजेंडा घेऊन चाललो नाही। आम्ही शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वातावरण, रोजगारीच्या बाबतचे प्रश्न हे 5 मुद्दे घेऊन चाललो आहेत आणि हे 5 मुद्दे घेऊन आम्ही येती नागपूर महानगरपालिकेची निवडणूक ही ताकदीनं लढणार आहोत। आम्ही जसं यापूर्वीचा सर्वांचा अनुभव आहे की रिपब्लिकन पक्षाच्या नावानं किंवा बाबासाहेबांच्या नावानं जे राजकारण करणारे आहेत ते अशा तऱ्हेनं वल्गना करतात की आम्ही सगळ्या जागा जिंकू, आम्ही मेयर बनवू, आम्ही पंतप्रधान बनवू, आम्ही चीफ मिनिस्टर बनवू। पण आम्ही अतिशय प्रॅक्टिकल लोक आहोत आणि आम्ही रिझल्ट देणारे लोक आहोत, कारण आमचा अनेक वर्षाचा, अनेक दशकाचा सार्वजनिक फील्डचा, राजकारणाचा, समाजकारणाचा, धर्मकारणाचा अनुभव असलेली सगळी मंडळी आहोत। आणि म्हणून आम्ही ठरवलं आहे की आम्ही जास्तीत जास्त 40 ते 45 जागा लढू, त्या अतिशय ताकदीनं लढू। त्याच्यातले महत्त्वाचे जे उमेदवार आमचे राहतील
ते उत्तर नागपूरमध्ये, दक्षिण नागपूरमध्ये आणि पश्चिम नागपूरच्या काही पॉकेट्समध्ये राहतील. त्या सर्व ठिकाणी आम्ही आत्तापर्यंत मोठे मोठे कार्यक्रम घेतलेले आहेत आणि मिटिंग्स तर आमच्या प्रत्येक 2-3 दिवसांनी प्रत्येक ठिकाणी चालू असतात. या सगळ्याची गोळाबेरीज बघता आम्ही येत्या नागपूर महानगरपालिकेत जे जुने मॉन्युमेंट्सचे प्रश्न आहेत, नागनदीचा प्रश्न आहे किंवा जे अगोदर मी 5 प्रश्न बोललो की जे सर्व लोकांना स्पर्श करणारे मुद्दे आहेत, ते घेऊन आम्ही निवडणूक लढणार आहोत आणि आम्ही डबल डिजिटमध्ये नक्की निवडून येऊ, हा विश्वास मी तुम्हाला दीक्षाभूमीवरून देतो. जय भीम. जय भीम. नमो बुद्धाय. मैं वो प्राध्यापक विनोद बागड़े और पूरे स्टॉल में हम देख रहे हैं कोई ना कोई किस प्रकार से प्रचार कर रहा है. हमारे साथ हैं एडवोकेट किशोर कामड़े जी. सबसे पहले जय भीम और 69वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की जितनी भी बुद्धा ने है उनको मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से मंगल कामना देता हूँ. सबसे पहले बताइए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि मैं प्रथमतः और अंततः भारतीय हूँ. ये बात क्यों कही थी? मैं एडवोकेट किशोर कामले और वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस की ओर से आज 69वीं धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं देता हूँ. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भी कार्य किया है वो कार्य भारत देश को एक महान राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से किया हुआ है. इसलिए बाबा साहब को राष्ट्र निर्माते भी कहते हैं. बाबा साहब को राष्ट्र निर्माते कहते हैं, क्यों कहते हैं? बाबा साहब ने कहा कि ये भारत देश स्वतंत्रता होने के पहले मनुवादी संस्कृति से अनेक इसमें डिवाइड हुआ था. उस डिवाइड हुआ था, सारा समाज अलग अलग तबके में डिवाइड हुआ था. उसको एक राष्ट्र नहीं बोल सकते थे. तो बाबा साहब ने पूरे राष्ट्र को एक संघ बनाने के लिए, राष्ट्र की निर्मित करने के लिए बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से पहले एक स्लोगन दिया कि मैं प्रथम भारतीय हूँ और अंत में मैं भारतीय हूँ. बीच में मैं ये धर्म का हूँ, वो धर्म का बात अलग बात है, मगर भारतीय होना एक राष्ट्र के लिए, भारतीय होने की भावना मन में होना ये बहुत ज़रूरी है. और तभी हम लोग, जब सब लोग भारतीय हो जाएंगे तो हम में भाईचारा बढ़ेगा, हम पे समता बंधुत्वता न्याय बढ़ेगा और एक राष्ट्र इस एक राष्ट्र भारत देश एक महान राष्ट्र के तौर पर एक बलाढ्य राष्ट्र, एक संघ राष्ट्र निर्माण होगा. इस तरह से बाबा साहब ने राष्ट्र निर्मित करने के लिए पहला स्लोगन मैं पहले भारतीय हूँ और लास्ट में मैं भारतीय हूँ ये कहा गया. आपके संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा संस्था का उद्देश्य ऐसा है कि भारतीय संविधान का जो मूल तत्व है, मूल तत्व में आता है कि जैसे बेसिक प्रिंसिपल बोलते हैं, तो समता बंधुत्वता न्याय, ये जो मूल तत्व है जो संविधान में है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे नागरिकों को, जैसे हमने कहा भारतीय है तो हर एक भारतीय नागरिक एक समान है और सबको अधिकार का संरक्षण होना चाहिए. और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जो संवैधानिक अधिकार दिए हुए हैं, उस संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा होना चाहिए. और यहाँ दबे कुचड़े वंचित गरीब लोग, इनके जो हक है, इनके संवैधानिक हक है, वो उनको पता नहीं है और उसको एक कुचला जाता है. तो उसको संरक्षित करने के लिए हम लोगों ने ये स्लोगन लगाया है कि हर एक मानव का, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का हो, इनका जो भी मौलिक अधिकार कुचला जाता है तो उसको संरक्षित करना, उनको न्याय दिलाना, उसको कानूनी सहायता देना, तो वो हम लोग अपने संस्था के माध्यम से उनको देने की हम लोग कोशिश करते हैं. तो इसलिए हमारा बेसिक उद्देश्य है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसका संरक्षण होना और हर एक नागरिक का जो हक है वो उसको दिलाना चाहिए. और इसके लिए हम लोग भरकोच कोशिश करते हैं. सर, एक आपको लास्ट में सटीक सवाल करता हूँ, जो आजकल जन सुरक्षा विधेयक के बारे में चल रहा है, वो जन सुरक्षा विधेयक सही में पूरे भारतीयों के लिए या फिर पिछड़े जनजातियों के लिए विरोध में है? एक्चुअली ये जन सुरक्षा कानून लाने का कोई उद्देश्य होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी मोक का एक कायदा है, भारतीय इंडियन IPC है या जो कानून है उसमें ऑलरेडी व्यवस्था रखी हुई है. इसमें ये जन सुरक्षा कानून लाना यानी जो हमारा आर्टिकल 19 है, जो हमको बोलने का अधिकार है, भाषण स्वतंत्रता है, उसको अंकुश लाने का है. सरकार के खिलाफ जो भी कोई बोलेगा, अभी सरकार का जो भी एक योजना निकलती है
या जो वो अपना स्कीम निकालती है, वो सारी स्कीम लोगों के कल्याण के लिए होनी चाहिए। यदि वो स्कीम में कोई गलतियां है, उससे कोई समाज को फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसके लिए कोई आवाज़ उठाएगा तो वो सरकार बोलती है कि ये शासन के विरुद्ध में बोल रहा है, और उसको दबाने के लिए उसको एक नया नाम दिया है, अर्बन नक्सल। जी बराबर है। तो अर्बन नक्सल ये जो सरकार के कोई स्कीम में जो गलतियाँ है, जो कल्याणकारी नहीं है, वो जो राजनीतिक से प्रेरित है, ऐसे समस्या के लिए जो बोलने लगता है उसको अर्बन नक्सल कहा जाता है, और उसका मुंह दबाने के लिए, उसको चुप कराने के लिए, और ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 है, उसको दबाने के लिए लाया हुआ एक शुद्ध जिसको वाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं। तो आपका जो संस्था है, जो वॉइस ऑफ इंडियंस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस, इसने कभी इसके बारे में लोगों के मन में जन जागृति की है? हमने इस उद्देश्य को लेके सरकार को निवेदन भी दिया हुआ है कि आपका ये जन सुरक्षा कानून है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और ये रद्द किया जाए, ऐसा हमने निवेदन भी दिया है। और हम सरकार को बता रहे हैं, हम वैसे हर एक लोगों को बोलते हैं कि भारत देश में शांति प्रिय रह के ही कोई शस्त्र उठाने से हमारा काम सॉल्व होने वाला नहीं है। तो हम लोगों को बता रहे हैं कि ये जन सुरक्षा कानून ये हमारी आवाज़ दबाने के लिए, इसका भरपूर विरोध करना चाहिए, ऐसे हम लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ एडवोकेट किशोर कांबळे जी, जो कि इनकी जो संस्था है उनके माध्यम से जो छोटे छोटे जो लॉज है, नियम है, फंडामेंटल राइट्स है, इनकी जगह जन जागृति करते हर स्टॉल पर किसी ना किसी प्रकार की जन जागृति होती रहती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम नागपुर के दीक्षा भूमि पर हैं और आज हम देखते हैं कि करीब करीब 22 राज्यों में लॉर्ड बुद्धा टीवी का लाइव प्रसारण हम सीधा देख रहे हैं। भारत में जब भी हम विश्व के धम्म क्रांति की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी धम्म क्रांति थी। 1 तारीख से जो लोगों का सैलाब है, जन समुदाय है, धीरे 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 लोग अभी बाबा साहब को वंदन करके अपने घर के तरफ मोड रहे हैं। इसका कारण यही है की बाबा तू आम्हाला जे इतकं दिलं हे फार 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 मोजताच येत नाहीत, इतकं तू आम्हाला दिलेलं आहे। आणि बाबासाहेबाचे विचार घेऊन, बाबासाहेबाच्या विचाराची शिदोरी घेऊन आज आम्ही आमच्या घराकडे प्रस्थान करत आहोत। आणि ही वर्षानुवर्षे चालणारी विचारांची शिदोरीत ही आम्हाला नेहमीच जेव्हा जेव्हा भारतामध्ये विषमता येईल, जेव्हा जेव्हा पाखंड येईल, त्यावेळेस ही विचाराची शिदोरीत आम्ही आमच्यासोबत ठेवूत आणि हे जे विचार आहेत हे आमच्या मुलाला देऊत। आणि म्हणूनच आम्ही म्हणतो की परत या धम्मक्रांतीवरती परत यावंसं वाटव आणि इथून आम्ही ऊर्जा घेऊन जावत आणि ही ऊर्जा आम्हाला नेहमीसाठी कामात येईल। आणि आम्ही म्हणूनच वामनदादा कर्डकच्या वळी म्हणतोय की भीमा तुझ्या मताचे जर 4 लोक असती, हे 4 लोकांचा जो जनसमुदाय आहे, हा जनसमुदाय आम्हाला पूर्ण दिसत आहेत। तो एकच की शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। हे जे संघटित आम्हाला धम्म बांधव दिसत आहे, जरी राजकारणी लोक यांना दूर करण्याचा प्रयत्न करीत असेल, परंतु या जय भीमच्या नावाखाली, या बाबासाहेबांच्या विचाराने प्रेरित होऊन नवी धम्मक्रांतीत जी आम्हाला बाबासाहेबांनी दिलीत, जे बुद्धांनी चाललेलं धम्मक्रांतीत ती बाबासाहेबांनी पूर्ण केलीत। आणि परत भिक्खू संघाच्या माध्यमातून दरवर्षी हजारो हिंदू धम्म बांधव हे बौद्ध बनत असतात। आणि याचं कारणच की बौद्ध धम्म हा समतेवर आधारित आहे, बौद्ध धम्म ह्या न्यायावर आधारित आहे, तर बौद्ध धम्म हा विज्ञानावर आधारित आहे। आणि म्हणूनच आइन्स्टाईन असो, न्यूटन असो, कोपर्निकस असो किंवा निकोलस असो, हे जे शास्त्रज्ञ आहेत, ह्या शास्त्रज्ञांनी सुद्धा बुद्धाला स्वीकारलेलं आहे
आणि बाबासाहेबांनी 14 ऑक्टोंबर 1956ला या दीक्षाभूमीवरती तुम्हाला बुद्ध धम्म दिला. याचं कारणच होतं की हा जो विज्ञानाचा समूह आहे, विज्ञानाचा सागर आहे आणि या विज्ञानाने आत्तदीपभव स्वयंप्रकाशित व्हात आणि स्वयं हे ऊर्जेचे दिवेत बाबासाहेबांनी आम्हाला दिलेले आहेत. आणि हा कारवा हळूहळू लोकांची जी गर्दी आहे ही आता परत आपल्या घराकडे मोठ्या कठोर पावलांनी जात आहे. याचं कारणच आपण म्हणतो पुन्हा या दिनासाठी परत बाबासाहेबांनी यावं अशी प्रत्येक अनुयायाची ही जी मनामध्ये एक ठेवण असते, ही ठेवणच त्यांच्या मनामध्ये असते. आपण पाहत आहोत परत एकदा 22 राज्यामध्ये लॉर्ड बुद्धा टी व्हीच्या माध्यमातून हा संपूर्ण जनसमुदाय हे संपूर्ण धम्मक्रांतीत आणि परत आपण ही तर धम्मक्रांतीची 1956 पासून नाही तर 2500 वर्षापूर्वीची क्रांती आहेत. आणि ही क्रांतीत आपण पाहतोय की पूर्ण देशात स्प्रेड होत आहे. याचं कारणच असं की बुद्ध धम्म हा समानतेच्या आधारित आहेत, बुद्ध धम्म हा विषमतेच्या विरोधात आहेत. आणि म्हणूनच आपण म्हणतोय आता जग हे स्पर्धेचं जग आहे, परंतु पूर्ण जग हे म्हणते आता युद्ध नको, बुद्ध हवा आहेत. आणि तो बुद्ध आम्हाला बाबासाहेबांनी दिलेला आहे. कॅमेरामन शरद नेरकरसह प्राध्यापक विनोद बागडेत. जय भीम, जय भारत. परत एकदा 69व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या संपूर्ण भारतीयांनाच नाही तर विश्वाच्या लोकांना परत एकदा मंगलकामना इच्छितो. जय भीम, जय भारत. नमो बुद्धाय.